हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने आज आपके लिए ईवीएस के पेडागोजी के क्वेश्चंस को शामिल किया है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कथन ए और आर को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए, रेशम का कीड़ा अपने मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से ही उसकी पहचान कर लेता है। और आर कह रहा है, कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव करें। पहला है, ए गलत है किंतु आर सही है। दूसरा, दोनों कथन ए एवं आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा कह रहा है, दोनों कथन ए एवं आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और चौथा, ए सही है किंतु आर गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन दूसरा, दोनों कथन ए एवं आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स नामक जो गंध है उसको छोड़ते हैं, जो नर कीड़े उसे पहचान लेते हैं। कई किलोमीटर दूर से ही उसकी पहचान कर लेता है रेशम का कीड़ा अपने मादा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस का सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं। पहला, अनुमान, प्रयोग और अवलोकन। दूसरा, प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तीसरा, पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। और चौथा है परिकल्पना, परिणाम निकालना या अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, अनुमान, प्रयोग और अवलोकन। सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस का जब सर्वेक्षण करते हैं तो इस गतिविधि के माध्यम से अनुमान लगाने का, प्रयोग करने का और अवलोकन करने के जो कौशल हैं और प्रक्रियाएं वो विकसित की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब यह पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। ये कह रहा है, जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। बी कह रहा है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार यानी सीमेंट से ढक गई है। सी कह रहा है, अब कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हैं। और डी कह रहा है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। ऑप्शन है पहला बी, सी और डी सही है। दूसरा, सी, डी और ए सही है। तीसरा, ए, बी और डी सही है। और चौथा है ए, बी और सी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, ए, बी और डी सही है। सी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि कुओं का उपयोग कोई नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई ऐसे गांव आपको मिल जाएंगे इंडिया में जहां पर कुओं का, बावड़ी का अभी उपयोग किया जाता है। कुओं के सूखने के सबसे ज़्यादा जो संभावित कारण है वह है भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं, क्योंकि जो सबमर्सिबल पंप हैं वो पानी को बहुत खींचते हैं। सबसे ज़्यादा कृषि में उपयोग किया जाता है। घरेलू और अन्य कामों के लिए पानी की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे जो बड़े बड़े झील हैं और तालाब हैं वहाँ पर भी पानी नहीं है, क्योंकि भूमिगत जल स्तर कम होने के कारण तालाबों का पानी सूख जाता है। पेड़ों और कुओं के आसपास की जो ज़मीन है उसको भी सीमेंट से ढक दी गई है, क्योंकि जो पेड़ हैं वो पानी को ज़्यादा अधिक सोखते हैं, लेकिन सीमेंट के कारण
पेड़ के जड़ों से जमीन के अंदर पानी नहीं जा पाता है और कुओं के अंदर भी बारिश का पानी नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। पहला, हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए। दूसरा, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए। पानी में मौजूद रोगों को खत्म करने के लिए और पानी को रंग रहित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए। रेखा की माँ हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? पहला, श्यामपट्ट पर लिखी खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना। दूसरा, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तीसरा, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। और चौथा है, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए यह शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। अगला क्वेश्चन है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? पहला, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन का। दूसरा, निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन का। तीसरा, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन या वाष्पन का। चौथा, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन या अवसादन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, निस्यंदन, निस्तारण और वाष्पन और अवसादन का। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन पकाने का कौन सा तरीका अच्छा है? पहला, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। दूसरा, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। तीसरा, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। चौथा, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन तीसरा, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना भोजन पकाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है? प्रजनन और भोजन बनाना। दूसरा, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण। तीसरा, वृद्धि और प्रजनन। चौथा, वृद्धि और भोजन बनाना। तो वृद्धि और प्रजनन, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वृद्धि और प्रजनन ये पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में ये जीवन प्रक्रियाओं का ये जो युग्म है ये दोनों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। कौन कौन से व्यवहार प्रदर्शित करता है? पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता या आक्रामक व्यवहार। तो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। आक्रामक व्यवहार जब बच्चा करता है तो एक शिक्षिका जो है वो तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस के बीच अंतर को नहीं समझते। यह किसके कारण हो सकता है? पहला, यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। दूसरा, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। तीसरा, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। और चौथा,
वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। श्वसन और सांस लेने के बीच जो अंतर है वह शिक्षार्थियों को शिक्षिका समझा नहीं पाई, व्याख्या नहीं कर पाई कि बच्चों को समझ में आ जाए कि श्वसन और सांस लेने के बीच में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। पहला, अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। दूसरा, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। तीसरा, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। और चौथा, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी कथन सही है। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों को, कूलर को और टंकियों को साफ रखें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें जिससे मच्छर अंदर नहीं आए, जिससे डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती है। इस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। पहला, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। दूसरा, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तीसरा, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। और चौथा, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबद्ध? लौह मलेरिया एनीमिया रक्त, मच्छर डेंगू लौह गुड़, मच्छर मलेरिया एनीमिया यानी रक्ताल्पता, लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4, लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला। लौह यानी आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। जब एनीमिया रोग होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है और आंवला गुड़ खाने से हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। इसलिए आंवला और गुड़ को खाना चाहिए जिससे हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाए और एनीमिया रोग ना हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला, पानी नहीं है, पर्याप्त हवा है, ऊंचे पहाड़ हैं। दूसरा, पानी नहीं है, गहरे गड्ढा हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। तीसरा कह रहा है हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, पानी नहीं है। और चौथा कह रहा है हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है और समतल सतह है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, पानी नहीं है, गहरे गड्ढा है और ऊंचे पहाड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर यानी एक्वेरियम का पानी क्या हो जाता है? पहला, ऑक्सीजन रहित। दूसरा, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है। तीसरा, खनिज रहित है। या चौथा, मछली के तैरने के योग्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, खनिज रहित है। खनिज रहित होने के कारण एक्वेरियम का पानी बेकार है। मछली को उसमें डालने से वह मर जाएगी क्योंकि उसमें खनिज नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।